स्टूडेंट्स, ओम्स के लॉ से हम एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो करंट होता है वो उसकी रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसमें से करंट उतनी आसानी से फ्लो हो सकता है, और जितना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट का अमाउंट उसमें से कम फ्लो होगा। तो ऐसा कोई भी कंडक्टर जिसका कोई एक एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होता है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ जिसको हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू करंट का फ्लो करते हैं और वो एक रजिस्टेंस शो करता है, वो एक रजिस्टर होता है। अब सवाल ये है कि जो रजिस्टर है वो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में अरेंज कैसे करेंगे, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो जनरली स्टूडेंट्स, जो रजिस्टर होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक सर्किट में दो तरीके से अरेंज करते हैं, एक सीरीज़ में और दूसरा पैरेलल में। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीरीज में कैसे ज्वाइन करते हैं रजिस्टर्स को और पैरेलल कैसे रजिस्टर करते हैं। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रजिस्टर्स होते हैं उनको एंड टू एंड ज्वाइन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रजिस्टर है, ठीक है, और इसका एक एंड, ये दूसरा एंड, दूसरे एंड से हमने एक और दूसरा रजिस्टर ऐड कर दिया और इसके साथ फिर तीसरा। यानी कि जब हम एक एंड से दूसरे एंड से दूसरे रजिस्टर को, यानी कि एंड टू एंड इस प्रकार से जब हम ज्वाइन करते हैं तब वो हो जाता है सीरीज में, ठीक है। और अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट, सपोज करो ये दो पॉइंट हैं एक्स और वाई, इन दो पॉइंट्स के बीच में ही सारे रजिस्टर को ज्वाइन करवा देते हैं, सारे रजिस्टेंस को या रजिस्टर्स को ज्वाइन करवा देते हैं, तब उसे हम कहते हैं पैरेलल। देखो, अगर हम इस तरीके से रजिस्टर्स को लगाते हैं तो ये है सीरीज में, और अगर हम इस तरीके से ज्वाइन करवाते हैं तो ये हो जाता है पैरेलल। ओके, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सीरीज में अगर हम रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर हमने तीन रजिस्टर ले लिए जिनका रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये की ले ली, ये अमीटर ले लिया करंट को मेज़र करने के लिए। यहाँ पर एक बैटरी ले ली हमने, ठीक है। और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं V, और इस कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो हो रहा है करंट वो हमने मान लिया I, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो हर रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें इस प्रकार से लगाकर मेज़र करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम हमेशा पैरेलल लगाते हैं, उसे हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल ज्वाइन किया जाता है। लेकिन जो अमीटर होता है इसको हमेशा हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट मेजर करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका करंट कांस्टेंट रहता है। यानी कि आप कहीं भी जाकर मेजर करें, यहाँ आपने मेजर किया करंट I आता है, यहाँ कहीं भी आप मेजर करेंगे I ही रहता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो डिफरेंट रजिस्टर्स का डिफरेंट आएगा। तो सपोज हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेकर मेजर किया तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इस R1 रजिस्टर का V1, R2 का V2, R3 का V3, ठीक है। तो एक चीज़ है कि इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम करंट का जो फ्लो हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे, अगर हम इन सब का सम निकालें, जो V1, V2 और V3 है, इन सब का सम जो होगा वो V के बराबर होगा। तो V इक्वल क्या होगा, V1, V2, V3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि आखिर ये जब हम सीरीज में हमने रेजिस्टेंस को लगाया तब करंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट क्यों आता है, ठीक है। तो आइए सवाल का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं ओम्स के लॉ के पास, जो कि है V इक्वल IR, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस सर्किट में आप देखेंगे I तो कांस्टेंट है, ठीक है, I तो सभी के लिए। अगर आप इस वाले यहाँ पर अगर आप करंट मेजर करेंगे तो I, अगर आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो I तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो R है यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R1 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, IR1। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके मेजर करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा IR2, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी तो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा है ना I के साथ, तो जब प्रोडक्ट मिलेगा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंट मिलेगा।
ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है V इक्वल क्या होता है IR, ठीक है। तो V1 इक्वल क्या हो जाएगा IR1, V2 इक्वल क्या हो जाएगा IR2, V3 इक्वल क्या हो जाएगा IR3। इन सारी वैल्यूज़ को उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान है, ठीक है। V बराबर हो जाएगा आपका V1 की वैल्यू क्या है, सॉरी V की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स IR। यहाँ पे हम देखा V इक्वल क्या है IR, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे IR। V1 बराबर क्या है IR1। ये सारी वैल्यूज़ हम इस प्रकार से रख देंगे IR2 IR3। यहाँ से I हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा R बराबर R1 R2 R3, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है कि जब भी यहाँ पे हम RS लिख लेते हैं, RS का मतलब है सीरीज में, यानी कि जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, यानी रजिस्टर्स को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसमें लगे हुए सभी रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है, यानी RS इक्वल R1 R2 R3। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करके समझते हैं, तब हम और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में तीन रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और उनका जो रेजिस्टेंस है वो R1 R2 R3 ना देते हुए आपको दे दिया जाए 6 ओम 4 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। तो बताइए इस इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, R बराबर क्या है R1, तो R1 कितना है 6, R2 4, R3 2, तो RS बराबर कितना हो गया 6 4 10 और 2 12 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल लगाएंगे तो किस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होगा और क्या उस समय हम डेरिवेशन किस प्रकार से बनेगा। तो आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है। इन जो रजिस्टर्स हैं इनको हम क्या करते हैं पैरेलल ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा जब हमने सीरीज़ में लगाया था तब जो रजिस्टर थे, ठीक है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस था सभी का क्या आ रहा था डिफरेंट था, ठीक है। लेकिन अभी इस केस में क्या होगा, सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम आएगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। पहले वाले केस में जो था वो करंट जो था वो कांस्टेंट था, लेकिन अभी जो करंट है वो वेरिएबल रहेगा, करंट डिफरेंट आएगा। यहाँ पर हम x y 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने रजिस्टर ले लिया R1 R2 R3, ठीक है। हम इसका करंट यहाँ मेजर करते हैं, यहाँ पे करंट I है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर जाकर करंट मेजर करते हैं अमीटर की मदद से, तो इसका करंट आता है I1, इसका I2 और इसका I3, ठीक है। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर करेंगे तो देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से हम लगाएंगे, वोल्टामीटर को पैरेलल लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम वोल्टामीटर को पैरेलल लगाते हैं, तो देखो जो तीनों रजिस्टर्स हैं स्टूडेंट आप ध्यान से देखें वो एक ही एंड पर जुड़े हुए हैं। इनका तीनों का एक एंड एक साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड एक साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी इन दोनों पॉइंट्स पर जब हम वोल्टामीटर कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्टामीटर की रीडिंग है वो सेम आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी कहीं भी इसको अलग अलग भी आप कनेक्ट करोगे तो वोल्टामीटर की रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन करंट यहाँ पर डिफरेंट आएगा। अब सवाल आता है यहाँ पर कि पहले करंट जो था वो कांस्टेंट था, अभी करंट डिफरेंट क्यों आ रहा है। तो आइए फिर चलते हैं हम ओम्स लॉ के पास। तो ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा V अपॉन R। तो यहाँ पर आप देखें कि V तो कांस्टेंट है, लेकिन जब आप यहाँ पे करंट मेजर करेंगे तो R की वैल्यू R1 है। जब आप यहाँ पे करंट मेजर करेंगे तब R की वैल्यू R2 है। तो R की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब आप डिफरेंट वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड देंगे तो वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होंगी।
ठीक है। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, करंट जो होगा वो चेंज रहेगा। तो हम यहाँ पे पहले आप एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेंगे जिसके अंदर 3 रजिस्टर्स हमने R1 R2 R3 को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो R1 में I1, R2 में I2 और R3 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 है, ठीक है। अब और इस सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है, जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो I है, और I हमेशा इक्वल होगा I1 प्लस I2 और I3 के, यानी कि टोटल करंट जो होगा वो सभी ये जो रजिस्टर के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है उस करंट के सम के बराबर होगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 I2 I3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए ओम्स लॉ में हमें बताया गया, हमने पढ़ा है V इक्वल होता है बेटा IR, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो अगर I इक्वल V अपॉन R है तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम उठा के इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रख देते हैं। तो I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, I2 V अपॉन R, I3 V अपॉन R3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, V कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन R, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ भी हमने V कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कट जाएगा तो 1 अपॉन R, यहाँ पे हम P लिख लेंगे छोटा सा, P का मतलब हो गया पैरेलल, ठीक है। 1 अपॉन R P इक्वल 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3, ठीक है। तो यानी कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, हाँ पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तब उस इलेक्ट्रिक सर्किट में फ़्लो होने वाला जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वह सभी रजिस्टर्स के क्या होता है सभी रजिस्टर्स के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। यानी किसी भी कंडक्टर में फ़्लो होने वाला टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उसमें उसके जो तीनों रजिस्टर्स हैं या 2 रजिस्टर हैं, कितने भी रजिस्टर्स हो सकते हैं, उन रजिस्टर्स के सम के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको हम भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया 5 ओम, ठीक है, 10 ओम, ओके, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 15 ओम, ठीक। आपको 3 रजिस्टर दे दिए गए, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, और आपको बोला गया कि ये तीनों रजिस्टर जो हैं वो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कनेक्ट हैं। तो बताइए इस इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम इसी फार्मूले में फिट करेंगे 1 अपॉन आर पी, यानी कि पैरेलल इक्वल 1 अपॉन R1। तो R1 कितना है बेटा 5, R2 कितना है 10, R3 कितना है 15। 5, 10, 15 का हम LCM लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके चेक करते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 30, ठीक है। इससे हम डिवाइड देंगे 6, 10 से 30 को डिवाइड देंगे 3, 15 से 30 को डिवाइड देंगे 2, ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन 30, ठीक है। और अब ये रेसिप्रोकल है, लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका हम चेंज ऊपर ले जाएंगे, तो आर पी यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन 11 ओम। इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो पैरेलल रेजिस्टेंस है, पैरेलल में अगर हमने रजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर इससे रिलेटेड और भी आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, और भी न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो मैं आपको डेडिकेट करूँगा। सेपरेट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।